शुरू करें फिर। तो फंडामेंटल राइट्स हमारा चल रहा है GS2 में, एंड उसमें आज हम देखेंगे राइट टू इंटरनेट। अगर आप पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो जस्ट टू इंट्रोड्यूस कि हम कर क्या रहे हैं, हम कर रहे हैं GS2 के मेंस के सिलेबस के पर्सपेक्टिव से। एंड यहाँ पर हम लोग इस टाइम GS2 का जो पहली लाइन है बेसिक उसमें सिलेबस में कि पार्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको हम देख रहे हैं फंडामेंटल राइट्स कर रहे हैं। फंडामेंटल राइट्स मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, काफ़ी बड़ा टॉपिक है तो इसमें टाइम लगता ही लगता है। तो एंड इसमें UPSC मेन से हर बार क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, तो चलिए जी शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम है NB। हम यहाँ कर रहे हैं UPSC PCS कीड़ा चैनल पे GS2 के सिलेबस अभी है, उसका GS3 भी करेंगे। एंड हम लोग ये एक और सीरीज़ चलती है जिसमें हम हिंदू एडिटोरियल का डेली 1 मिनट का एक एडिटोरियल हम डालते हैं। ठीक है, उसकी यूटिलिटी क्या है, बहुत ज़्यादा यूटिलिटी है। उसमें हमने वर्ड्स भी डालना चालू कर दिए हैं स्क्रीन पे, सो दैट यू कैन टेक नोट्स। उसमें होगा कि आप एग्ज़ाम के एंड में, एग्ज़ाम से जस्ट पहले अगर आप बैठते हैं या फिर महीने के एंड में बैठते हैं, आप सारे आर्टिकल आप चला लीजिए। 1-1 मिनट का आर्टिकल होता है, बेसिकली आधे घंटे में आपका 30 इश्यूज़ कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी सीरीज़ है वो, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है लोगों से। तो आप भी ज्वाइन करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, एंड इट्स ऑब्वियसली फ्री ऑफ कॉस्ट, यूट्यूब पे ये सब कुछ। बस चैनल सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए वीडियोस को। ठीक है, चलिए जी शुरू करते हैं। आज मैंने एक चीज़ और डिसाइड करी कि आर्टिकल थोड़े से वीडियोस हम थोड़े से छोटे रखेंगे एंड मल्टीपल वीडियोस डालेंगे विद इन अ वीक। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग 45 मिनट्स वीडियो केवल वीक में 2 बार डालने से, हम छोटे छोटे वीडियो जल्दी जल्दी डालते रहेंगे। ओके, राइट टू इंटरनेट। अब राइट टू इंटरनेट काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कहीं ना कहीं आपका क्वेश्चन आ ही जाता है, कई बार आ भी चुका है, लेकिन आपका ये इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एसए के लिए है और मेंस के लिए तो है ही है। तो इंडिया में अगर आपको पता होगा, इंडिया टॉप्स द लिस्ट ऑफ शटडाउन, इंटरनेट शटडाउन की बात चल रही है यहाँ पे। एंड 2019-20 जो उस टाइम 370 जब लगा था, तो कश्मीर का लॉकडाउन लॉन्गेस्ट था इंडिया में। ठीक है, तो एक फैक्ट्स हैं। आपको इंट्रोडक्शन अगर कभी करना हो राइट टू इंटरनेट, तो राइट टू इंटरनेट के लिए आप क्या 2 तरीके से इंट्रोडक्शन कर सकते हैं। सबसे पहली बात, अगर आप को ये क्वेश्चन में दे रखा है कि राइट टू इंटरनेट किस कंटेक्स्ट में पूछा है, आपको अगर ये पता है तो आप हमेशा इस केस का नाम से डाल सकते हैं। बेसिक इंट्रोडक्शन स्टार्ट विद आर्टिकल 19 एंड उसके बाद कंटेक्स्ट देके फ़हीम शरीन केस हुआ था, केरला हाई कोर्ट ने उसमें कहा कि राइट टू इंटरनेट एक्सेस इज, अगर आप इसको ख़राब करते हैं, उसको आप हानि दे राइट टू इंटरनेट नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं 3-4 आर्टिकल आपका, फॉर एग्जांपल राइट टू प्राइवेसी आपका हनन होता है, मतलब ख़राब होता है। राइट टू एजुकेशन भी होता है अंडर आर्टिकल 21, एंड राइट टू ट्रेड जो कि आर्टिकल 19(1)(g) के अंदर आता है। और कहीं ना कहीं हमें पता ही है कि दिस इज़ अ इंफॉर्मेशन सोसाइटी टुडे, देयरफॉर अनइक्वल एक्सेस ऑफ इंटरनेट क्रिएट्स एक्सक्लूजन्स। तो अगर राइट टू इंटरनेट अगर नहीं होता है, फॉर एग्जांपल इंटरनेट नहीं होता है, तो क्या क्या पॉइंट्स होंगे, बेसिक पॉइंट्स हैं, इन्हीं को आपको लिखना है। इसमें कहीं ना कहीं आप एग्जांपल्स लिखिए, डेटा डालिए, फैक्ट्स डालिए, तो इसी से आपका आंसर बन जाएगा। तो ये पॉइंट्स हो गए हमारे जो एक्सक्लूजन क्रिएट कर रहे हैं राइट टू इंटरनेट ना होने पे। तो ये नेगेटिव होगा कि राइट टू इंटरनेट होना अगर नहीं होता है तो क्या क्या इश्यूज़ होंगे। सबसे पहली बार डिजिटल डिवाइड, जी इंडिया में डिजिटल डिवाइड बहुत बड़ा है, और ऊपर से उसमें भी आप कहीं कहीं जगह पे इंटरनेट एक्सेस नहीं देते हैं तो प्रॉब्लम होती है। आजकल सारी चीज़ें इंटरनेट पे ही होती हैं, फॉर एग्जांपल एजुकेशन, ट्रेड, तो इंटरनेट, राइट टू इंटरनेट कहीं ना कहीं सही ठहराया जाता है। दूसरी बात, फंडामेंटल राइट का इन्फ्रिंजमेंट होता है अगर आप इसको बैन करते हैं। हमने देख ही लिया था, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू एजुकेशन, राइट टू ट्रेड, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद गवर्नमेंट पॉलिसीज़ काफ़ी सारी इंटरनेट पे चलती हैं, DBT वगैरह, अगर ये सब आप इंटरनेट बैन कर दे तो आप ये सब कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। एक पॉइंट आता है प्रमोटिंग साइंटिफिक कल्चर एंड टेम्पर। तो देखिए GS2 का आंसर तो आप ट्राई करिए, जब भी आप कहीं से फंडामेंटल ड्यूटी या DPSP आप उठा सकते हैं, तो आप वहाँ पे डाल दीजिए कि हाँ इस पॉइंट से आपका ये चीज़ नहीं हो पाएगी। फंडामेंटल राइट को हमने ऑलरेडी डाल दिया है। फिर तीसरी आती है कि हेल्थ को लेके काफ़ी हेल्थ बेनिफिट्स हम प्रोवाइड नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल कोविड के टाइम पे टेलीमेडिसिन चली थी काफ़ी, तो कहीं ना कहीं हेल्थ पे भी नुकसान आता है। और सबसे बड़ा एक और बात है कि इकॉनमी में नुकसान आता है। इंडिया का एस्टिमेटेड लॉस 1.3 बिलियन हुआ है 2019 में, जस्ट बिकॉज इंटरनेट के लॉकडाउन की वजह से, इंटरनेट शटडाउन की वजह से। ठीक है जी। तो सबसे बड़ा पॉइंट आता है, ठीक है इंटरनेट ना हो तो आप बेसिक पॉइंट लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप देखें कि इंटरनेट एज अ राइट हो सकता है कि नहीं, फंडामेंटल राइट हो सकता है कि नहीं, तो देखिए
वहाँ पे थोड़े से 3-4 पॉइंट आप हमेशा याद रखिएगा। सबसे पहली बात कि दिस इज़ नॉट अ ह्यूमन राइट, इंटरनेट इज़ नॉट अ ह्यूमन राइट। इस बात को आप काफ़ी अच्छे से लिख सकते हैं। इट इज़ जस्ट अ टेक्नोलॉजी एंड एन इनेबलर, राइट। और वो फंडामेंटल राइट, ह्यूमन राइट नहीं है। कि अगर आपका इंटरनेट नहीं है तो ऐसा नहीं है कि आपका कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट पे हनन हो रहा है या फिर इस टाइप की आपको आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, तो ये नहीं होगा। तो दिस इज़ जस्ट एन इनेबलर। सेकेंडली, फिजिबिलिटी फॉर डेवलपिंग कंट्रीज़। तो कहीं ना कहीं डेवलपिंग कंट्रीज़ का राइट टू इंटरनेट इतना फीजिबल नहीं है। इंडिया में ही अभी इतना डेवलपमेंट चल रहा है, काफ़ी सारी जगह इंटरनेट नहीं पहुंचा है। थैंक्स टू जियो काफ़ी अभी इंटरनेट के पेनिट्रेशन बढ़ा, बट अदरवाइज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर डेवलपिंग कंट्रीज़ टू गेट इंटरनेट। फिर इशू ऑफ डिजिटल इलिटरेसी। डिजिटल इलिटरेसी तो है ही है, प्लस जो डिजिटल फ्रॉड होते हैं, बिकॉज डिजिटल इलिटरेसी है तो डिजिटल फ्रॉड भी बहुत होते हैं। पेटीएम का हो गया, आपको अचानक से मैसेज आएगा कि इस लिंक पे क्लिक करिए, आपकी केवाईसी नहीं है, और ये फ्रॉड्स चल रहे हैं सारे, ठीक है। तो इस टाइप से इशू है। फिर उसके बाद जो ऑनलाइन वॉइसेस होती है, डिफ़िकल्ट टू ट्रेस, एग्जांपल हेट स्पीच, ठीक है। उसके बाद ये बुलाबाई जो केस हुआ अभी, बुली बाई, तो वाला आप डाल सकते हैं कि इस टाइप की ऐप्स वगैरह बनती हैं जहाँ पे कहीं ना कहीं मॉरल जो सैनिटी बनी हुई सोसाइटी है वो भी ख़राब होती है, रिलीजियस सेंटिमेंट्स भी हर्ट होते हैं दूसरे उसके। तो ये सारे आप अगर इस चीज़ को पॉइंट्स में लिख सकते हैं। और बस आपको मेन आपको याद रखना है कि दो एक फैक्ट होगा। आर्टिकल 19 में आप इसका डेफिनेशन से स्टार्ट कर सकते हैं। ये आपको केस याद रखना है, फ़हीमा शरीन केस, और दैट्स इट। यही है आंसर आपका यहाँ पे। आप इसको कंक्लूड करने के लिए हमेशा थोड़े पॉजिटिव लाइन में लिखना ही है कि देखिए, बिकॉज इन वर्ड इज़ इंक्रीजिंगली मूविंग टू अ डिजिटल स्पेस, तो अगर कहीं ना कहीं जो लोग फर्दर बिहाइंड रह जाएंगे वो और ज़्यादा मार्जिनलाइज्ड हो जाएंगे, अगर वो इंटरनेट एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। तो इंटरनेट हमें देना चाहिए विथ प्रॉपर सेफ्टी एंड प्राइवेसी ऑफ डेटा, जो गवर्नमेंट की तरफ से मिलनी चाहिए। बस यही इसको कंक्लूजन है। और आप इसको कहीं ना कहीं इसी तरह से आंसर इसका इन्हीं पॉइंट्स को लेके घुमा फिरा के आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है जी। चलिए, बहुत बढ़िया बात। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है प्रिवेंशन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेज, आर्टिकल 20। अच्छा, आर्टिकल 19 यहाँ पे ख़त्म हो गया हमारा। आर्टिकल 19 और उसके इश्यूज जो जो थे अभी हमने ख़त्म कर दिए हैं। ये कंटेम्प्रेरी इश्यूज थे, कोई करंट में और इशू आएगा तो इसमें हम और डिस्कस करेंगे। तो इसमें हमने क्या क्या डिस्कस करा है एक बार देख लेते हैं जल्दी से। राइट टू इंटरनेट डिस्कस कर लिया, डिफेमेशन कर लिया, हेट स्पीच कर लिया है। अच्छा, सेडिशन भी हमने कर लिया है शायद। सेडिशन करा है कि नहीं करा? सेडिशन नहीं करा है, सेडिशन नहीं करा है, तो ये मेरे पेपर नोट्स पर है, ये इसको करेंगे। फिर सेक्शन 66A ऑफ IT एक्ट ऑलरेडी डिस्कस हो रखा है। एंड फ्रीडम ऑफ प्रेस, अगर कभी भी ये न्यूज़ में आता है तो ये हम ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट उसमें, आर्टिकल 20 पे। आर्टिकल 20 मेंस के हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट नहीं बनता है। इट जस्ट टेल्स अबाउट प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। और आर्टिकल इसके 3 क्लॉजेज हैं। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, अगर कोई पुराना अगर आज की डेट में कोई लॉ बनता है, अगर हम उसको पुराने बेसिस पे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, ओनली सिविल लॉज कैन बी अप्लाइड। फॉर एग्जांपल वोडाफोन के केस में पुरानी डेट्स वगैरह, डबल जेपार्डी, एक ही आदमी को सज़ा 2 बार नहीं हो सकती है एक ही क्राइम के लिए एक्सपेक्ट, लेकिन डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज हो सकती है। सेल्फ इंक्रिमिनेशन, हम किसी को ज़बरदस्ती फोर्स नहीं कर सकती कि आप कबूलो कि आपने जो क्राइम करा है। उसमें एक चीज़ आप याद रखिए कि DNA टेस्टिंग अलाउड होती है लेकिन नार्को टेस्ट अलाउड नहीं होता, ठीक है। तो आर्टिकल 20 है, इसमें कुछ इतना बनता नहीं है, लेकिन आर्टिकल 21 है वो इंटरेस्टिंग है। इसमें हम आर्टिकल 21 का कुछ पार्ट हम आज डिस्कस करेंगे, बेसिक इंट्रोडक्शन, और उसके बाद हम आगे आने वाले वीडियोस में इश्यूज डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। सबसे पहले देख लेते हैं इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए। तो इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए, इसमें प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में है। और आप सीधे सीधे ये लिख सकते हैं अपने इंट्रोडक्शन में कि नो, आर्टिकल 21 सेज दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है। इस आर्टिकल का फ़ायदा क्या है? इट चेक्स ऑन द आर्बिट्री पावर ऑफ द स्टेट मस्ट एक्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर वाइल डिप्राइविंग एन इंडिविजुअल ऑफ हिज लिबर्टी। यानी कि अगर स्टेट को कुछ करना है तो उसका प्रोसीजर जो ऑलरेडी बना है केवल उसी के अकॉर्डिंगली वो एक्ट कर सकता है। अब इसमें 2 चीज़ें हमारा इंपॉर्टेंट आ जाती है, ये लक्ष्मीकांत में भी दे रखा है लेकिन जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। एक होता है टर्म प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, जो कि हमारे आर्टिकल में लिखा हुआ है यहाँ पे,
एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय, और दूसरा होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जल्दी से देख लेते हैं क्या डिफरेंस है। ये पहले यूपीएससी पूछता था पहले, अब नहीं पूछता है, लेकिन इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। चलिए, तो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, एक तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है ही। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ऑब्वियसली एक्सप्लिसिट नहीं है। एक्सप्लिसिट क्यों कहा हमने अभी हम बताएंगे आगे। उसके बाद इट इज़ अ नैरोअर इंटरप्रिटेशन। ये एक नैरोअर आपका इम्प्लीकेशन है, एंड दिस इज़ अ वेरी वाइडर इंटरप्रिटेशन। जुडिशरी अगर इसको यूज़ करती है तो इसकी इंटरप्रिटेशन बहुत वाइड हो जाती हैं, और ये कहीं ना कहीं नैरो रहता है। बस ये क्या चेक करते हैं कि जो लॉ मेकिंग का प्रोसेस है वो करेक्ट है कि नहीं। मतलब जो अगर आपने कोई कानून बनाया है तो क्या दोनों हाउस से पास हुआ है कि नहीं, प्रेसिडेंट का एसेंट है कि नहीं, तो वो सब चीज़ें चेक करेगा कि प्रोसेस ठीक है कि नहीं, राइट। पर अब जो प्रोसेस इसमें क्या होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में, वो ये देखता है कि लॉ फेयर एंड जस्ट होना चाहिए। मतलब लॉ की लॉ ठीक है कि नहीं, यानी उसका आर्बिट्री नहीं होना चाहिए, ये भी चेक करता है। तो इट गोज़ इनटू डीपर मीनिंग कि वो केवल प्रोसेस नहीं, वो सब कुछ चेक करता है कि ये एंड गोल भी मीट कर रहा है कि नहीं, और जो पूरा उसका प्रोसेस है वो भी ठीक है कि नहीं। तो वो दोनों चीज़ चेक करते हैं। सो ऑब्वियसली दिस इज़ अ वाइडर इंटरप्रिटेशन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ये यूएसए में ऑब्वियसली होता है, एंड ये यूके से अडॉप्ट करा है हमने। अब हम केस आया था, ये ऐसा हुआ क्या कि 1978 में मेनका गांधी केस हुआ। उसमें PEL यानी कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इन आर्टिकल 21 इज एक्चुअली ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। कोर्ट ने साफ साफ बोल दिया, ठीक है, कि जो पहले हमने गोपालन केस में कहा था 1950 में कि जो आर्टिकल में मेंशन है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, वो केवल प्रोसेस को देखता है। तो हमें उससे मतलब नहीं है उसका लॉ जस्ट है, फेयर है, ये सब चीज़ें हम नहीं देखते। लेकिन मेनका गांधी केस में उन्होंने ओवरटर्न करा और ये बोला कि PEL यानी कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इज़ एक्चुअली ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ओके जी। तो आर्टिकल 21 में जो लाइफ है, इस केस का बता रहे हैं, आर्टिकल 21 में जो लाइफ मेंशनड है, जो बोला गया है, जो ये चीज़ उसका मतलब है कि इट इज़ मोर देन जस्ट मेयर एन एनिमल एग्जिस्टेंस। तो यानी कि कोर्ट ने बहुत ही वाइडर इंटरप्रिटेशन दिया कि जो लाइफ लिखी है इसका मतलब ये नहीं कि केवल जीने और मरने वाली लाइफ। इसका मतलब होना क्या चाहिए, लाइफ विद डिग्निटी एंड लाइफ शुड बी मीनिंगफुल, कंप्लीट एंड वर्थ लिविंग। ऐसी लाइफ की बात कर रहे हैं वो। तो इसके चलते बिकॉज क्योंकि आर्टिकल इतना बड़ा बन गया ये, अब बहुत ही वाइडर इंटरप्रिटेशन हो गई है। तो इस चक्कर में फॉर एग्जांपल कोर्ट ने क्या क्या चीज़ें बोली कि भाई राइट टू लाइवलीहुड भी होना चाहिए, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी होनी चाहिए, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू शेल्टर, ट्रैवल अब्रॉड एंड XYZ। तो ये सारी चीज़ें आपके आर्टिकल 21 में कवर हो जाती हैं। तो मेनका गांधी केस काफ़ी लैंडमार्क केस है, इसको आप हमेशा याद रखिएगा आर्टिकल 21 में। और उससे पहले गोपालन केस में कोर्ट ने कहा था नहीं, केवल प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ ही होगा। ठीक है जी। अब नेक्स्ट आर्टिकल हमारा राइट टू प्राइवेसी। ये पूछा जा चुका है बट हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। तो राइट टू प्राइवेसी में क्या आता है, बिकॉज ये रीसेंट इशू था, तो देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन क्या था कि बेसिकली जस्टिस KS पुट्टास्वामी केस हुआ था 2017 में, और 9 बेंच कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठी थी, और उन्होंने कहा कि RTP यानी राइट टू प्राइवेसी इज़ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। तो एक्सप्लिसिटली कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, लेकिन जुडिशियल इंटरप्रिटेशन से राइट टू प्राइवेसी यानी RTP हमने शॉर्ट फॉर्म लिख लिया है, वो आर्टिकल 21 का नाम है। चलिए जी। हाउएवर इट इज़ नॉट एन एब्सोल्यूट राइट, कोर्ट ने ये भी बोला था। अब देखिए जजमेंट का थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या बोलता है। इससे क्या इम्प्लीकेशन हुई। इम्प्लीकेशन ये हुई कि एक तो फंडामेंटल राइट्स एक्सपैंड हो गए, एंड इट इज़ नाउ वाइडर एंड मोर कंटेम्परेनियस टाइम को एड्रेस करता है प्राइवेसी, बिकॉज प्राइवेसी एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है। मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इनको लेके इट्स वेरी इजी टू इन्वेड एनीवन्स प्राइवेट लाइफ। दूसरी बात, इस आर्टिकल से कहीं ना कहीं इंडिविजुअल डिग्निटी को और बढ़ावा मिला है, यानी इंडिविजुअल जो उसकी पहचान होती है उसको कहीं ना कहीं डिग्निटी को और उन्होंने ऊपर कर दिया, ऊपर का दर्जा दिया। तो उसे बाउंड्रीज विद स्टेट की थोड़ी बाउंड्री सेट कर दी हैं। अगर आपको इस टाइप का कुछ काम करना है, प्राइवेसी वाला काम करना है, तो आप चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करिए। और ऐसा करने से एक और चीज़ होती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट हो जाती है टू प्रोटेक्ट द डेटा, क्योंकि स्टेट का फॉर एग्जांपल आधार का डेटा है, उसमें इतनी सारी चीज़ आती है। तो कहीं ना कहीं अगर मेरा राइट टू प्राइवेसी यानी प्राइवेट चीज़, फिंगरप्रिंट्स, आइरिस, ये सब चीज़ें अगर
बाहर लीक होती हैं या फिर हैक होती हैं, तो कहीं ना कहीं स्टेट को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। स्टेट कैन बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। सिटीजन ऑब्वियसली अब ये हो गया डायरेक्ट, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। एंड एनी इन्वेजन मस्ट बी बेस्ड ऑन लीगैलिटी। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर स्टेट कुछ करती है और अगर मेरा प्राइवेट डेटा कहीं जाता है, प्राइवेसी कहीं ख़राब होती है, तो वो लीगल राइट कहीं ना कहीं बनाना पड़ेगा, लॉ बनाना पड़ेगा। ओके। अब इसका इशू क्या है, उसने कोर्ट ने कर तो ही दिया, लेकिन उसके हर चीज़ के नेगेटिव तो होते ही हैं। तो क्या क्या बैरियर्स हो सकते हैं, क्या क्या नेगेटिव या क्या क्या इशूज़ हो सकते हैं, उसको देख लेते जल्दी से। देखिए, कहीं ना कहीं इसका बेयरिंग होने वाली है गवर्नमेंट की वेलफेयर स्कीम्स के लिए, यानी जैसे फॉर एग्जांपल आधार। ठीक है, बट ऑब्वियस रीजन, आधार काफ़ी सारे हमारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। दूसरी बात, आरटीआई, अब उसको थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा। तीसरी बात, पॉसिबल मिसयूज़। अब लोग बाग हो सकता है कि लेट से कि कोई गलत एक्टिविटी हो रही है या टेररिस्ट हैं उसको पकड़ना चाह रहे हैं और वो बोले कि नहीं मैं तो आई हैव राइट टू प्राइवेसी, तो वो पॉसिबल मिसयूज टाइप का हो गया, राइट। यूएस में बहुत फेमस केस हुआ था 2-3-4 साल पहले, जहाँ पे आई थिंक एफबीआई रिक्वेस्टेड एप्पल कि आईफोन को एक टेररिस्ट के थ्रू आईफोन मिला था एंड वो चाहते थे कि उसको एप्पल वाले अनलॉक करें। एप्पल ने अनलॉक नहीं करा। ठीक है, ऑफिशियल न्यूज़ के हिसाब से एप्पल ने अनलॉक नहीं करा एंड एट द एंड ऑफ इट CIA FBI का केस था एंड दे वर एबल टू अनलॉक इट। न्यूज़ में एटलीस्ट यही दिखाया था, बट एप्पल ने कहा था इट इज़ आवर पॉलिसी एंड इट इज़ अगेंस्ट राइट टू प्राइवेसी, हम इसे अनलॉक नहीं करेंगे। चलिए, कॉन्टूर्स ऑफ प्राइवेसी कैन नॉट बी डिफाइंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्राइवेसी है क्या? अगर मैं बोलूँ कि मैं अकेला घूम रहा हूँ, मेरे आसपास जो भी चीज़ है वो मेरा पर्सनल मैटर, ऐसा नहीं है। जब आप पब्लिक में आते हैं तो कहीं ना कहीं एक वो बाउंड्री कहीं ना कहीं ब्लर हो जाती है, बहुत ही थिन बाउंड्री रहती है, वो ब्लर भी रहती है। तो क्या पब्लिक में है क्या प्राइवेट में है, आप उसको इतना डिफाइन नहीं कर सकते इजीली। दूसरा, सेपरेशन ऑफ पावर, इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन ऑफ फंडामेंटल राइट इज़ नॉट कोर्ट्स पावर। ये तो हमेशा एक स्टैंडर्ड पॉइंट है। कोर्ट अगर जो है कहीं पे भी जाता है तो सेपरेशन ऑफ पावर वाला पॉइंट आ जाता है कि फंडामेंटल राइट अगर इंक्लूड करने तो ये गवर्नमेंट करेगी, कोर्ट नहीं करेगी। तो देखिए, जल्दी से कंक्लूजन पढ़ते हैं कि गवर्नमेंट कैन इंट्रोड्यूस अ लॉ विच इंट्रूड्स इनटू प्राइवेसी फॉर पब्लिक एंड लेजिटिमेट स्टेट रीजन। और आप इतना छोटा सा कंक्लूजन भी लिख देंगे तो इट्स मोर देन इनफ कि इंट्रोड्यूस करिए आप लॉ, जिससे पता चले कि पब्लिक एंड लेजिटिमेट स्टेट रीजन के लिए आप प्राइवेसी में जा सकते हैं। एंड वो क्या क्या रीजंस होंगे, फॉर एग्जांपल प्रोटेक्टिंग नेशनल सिक्योरिटी, प्रिवेंटिंग एंड इन्वेस्टिगेटिंग क्राइम, एनकरेजिंग इनोवेशन वगैरह वगैरह। तो बस यही है। आपको इसमें मेन चीज़ इस वाले आर्टिकल में आपको याद रखनी है कि एक तो जस्टिस पुट्टास्वामी केस हुआ था जिसमें ये बोला गया कोर्ट ने कि आर्टिकल 21 के अंदर आता है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। और आर्टिकल 21 के बारे में आप थोड़ा सा याद रखिएगा, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ। और इंट्रोडक्शन के लिए हमेशा ये लाइन याद रखिएगा, एंड इट इज़ हेल्पफुल इन चेकिंग आर्बिट्री पावर ऑफ द स्टेट। कंटेक्स्ट दीजिएगा जो भी उस टाइम करंट अफेयर को लेके अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया होगा उस पर, तो उस चीज़ का कंटेक्स्ट दीजिएगा। एंड आप सिंपल चीज़ें यही लिखिए राइट टू प्राइवेसी में, एंड आई एम वेरी श्योर आप अच्छा आंसर बना पाएंगे। चलिए जी, आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। और वीडियोस भी डालूंगा मैं इसमें। देखिए, फंडामेंटल राइट जैसे मैंने बोला था काफ़ी लंबा है, बड़ा है। एक बार ये ख़त्म हो जाएगा, बाकी टॉपिक्स बड़े जल्दी जल्दी होते जाएंगे। तो बाकी बताइएगा, हमें फीडबैक लिख के बताइएगा कि कैसा लगा आपको। एंड इफ़ यू लाइक द लेक्चर प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं फिर, बाय बाय।